Welcome back, guys, on my channel, and I am Amisha. So today we are going to practice journal entry. So ये बार बार करने की जरूरत क्यों पड़ेगी हमें, एंड जर्नल एंट्री के और भी जो पार्ट्स है वो क्यों आएंगे? बिकॉज एग्जाम में क्या होता है, फिर बहुत सारे अलग अलग टाइप की जर्नल एंट्रीज होती है, और फिर राजू बोलता है कि मुझे चक्कर आने लगी है। तो राजू की जैसा आपके साथ ना हो, इसीलिए आई विल ट्राई टू कवर एज मेनी जर्नल एंट्रीज एज आई कैन। पिछले वीडियो में I took the basic ones and now I'm going to move on with the harder, right? So let's get started. But before that, as usual, we are going to have a recap. What is general entry? Why we need it? Format एंड प्रैक्टिस। तो लास्ट टाइम हमने जर्नल एंट्री क्या होता है, उसकी क्यों जरूरत होती है, उसका क्या फॉर्मेट है, और थोड़ी बहुत बेसिक प्रैक्टिस की थी। एंड नाउ so we are going to start with important terms, part 2. So why this part 2? Part 2 because एक ही साथ सब कुछ कवर नहीं हो जाता है, बिकॉज हम राजू नहीं है ना। राजू का कैसा 25 दिन में वाली स्कीम आ गई, उसने सोच लिया डबल हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं हुआ, क्योंकि एक साथ सब कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे अकाउंटिंग में हम आगे बढ़ेंगे, नई नई चीजें आएंगी, वैसे आई विल इंट्रोड्यूस द इम्पोर्टेंट टर्म्स, राइट? सो the part 2 includes some terms which we are going to use in our this problem, and some जो आगे आगे आते रहेंगे in journal entries and other things. So what is drawing? Drawing is nothing but cash, goods or properties of business is used by businessman for his personal use. अच्छा, अगर कोई businessman है, वो अपने business का जो cash है, good है या property है, अपने personal यूज के लिए अगर वो यूज कर रहा है, या अपने घर का कोई काम काज के लिए वो यूज कर रहा है, तो दैट इज ड्राइंग। ओके। अब ड्राइंग और विड्रॉवल में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बिकॉज विड्रॉवल भी इफ इट्स फॉर द पर्सनल यूज वी से दैट इट इज ड्राइंग। हाँ, कैश का विड्रॉवल है या फिर किसी गुड्स का विड्रॉवल, ऐसा यूज तो नहीं होता है वर्ड, बट गलती से कभी कभार हो गया, देन यू गेट कंफ्यूज। बट विड्रॉवल इज फ्रॉम द बैंक। सपोज बैंक में से बिजनेसमैन ने या मतलब चेक वगैरह विड्रॉ किया है हमने, but it is for the purpose of business, then it is not drawing, it is withdrawal only. Okay, so next is daters. Daters are nothing but suppliers whom we pay on credit. So daters क्या होते हैं? सप्लायर्स होते हैं जिन्होंने हमें गुड सप्लाई किए, लेकिन हम उन्हें पे कब करेंगे? क्रेडिट पे। क्रेडिट पे यानी कि फ्यूचर डेट। एक चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे, ये सप्लायर्स हमारे जो डेली गुड्स है, जिनका हम लोग परचेज सेलिंग कर रहे हैं, वो उसी से रिलेटेड होंगे। अगर किसी ने हमें मतलब हमने फर्नीचर खरीद लिया, क्योंकि हम लोगों को फर्नीचर हमारे प्रोमाइसेस में चाहिए फॉर सम यूसेज, लेकिन हम फर्नीचर के अंदर काम नहीं करते, मतलब हम परचेज सेल नहीं करते फर्नीचर से रिलेटेड, तो वो हमारे डेटर्स होंगे नहीं होंगे? जो हमारे जो डेली गुड्स है, जिसका हमारा बिजनेस है, परचेज सेल कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो सप्लायर्स है वही हमारे डेटर्स है। सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, सो नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। सेम केस, जिन्हें हम लोग, जो हमारे कस्टमर्स है बिजनेस के, जिन्हें हम लोग कुछ बेच रहे हैं, हमारे बिजनेस का जो मेन पर्पस है, सपोज हमारा बिजनेस अगर जनरल स्टोर का है, तो हम जो भी जर्नल चीजें हैं, जैसे कि बुक्स है, पेन्स है, वो जिन्हें हम बेचेंगे वो हमारे कस्टमर्स हो जाएंगे। अगर सपोज हमने हमारा बिजनेस में कुछ स्क्रैप चीज है, हमने वो बेची किसी को, उससे जो हमें पैसे आए, उनको हम कस्टमर्स बोलेंगे? नहीं, दे आर नॉट अवर कस्टमर्स, राइट? तो ये डिफरेंस होता है। और जो कस्टमर्स को हमें क्रेडिट पे करते हैं, मतलब फ्यूचर डेट में हमें पे करेंगे कभी बाद में, तो उन्हें हम क्रेडिटर्स बताएंगे इन अकाउंटिंग। सो नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल। व्हाट इज बिल्स रिसीवेबल? अ डॉक्यूमेंट दैट योर कस्टमर मतलब कौन? अगेन क्रेडिटर। हाँ, ये बिल्स रिसीवेबल है, या आगे जो आने वाला है बिल्स पेएबल, वो कब आएगा? जब डेटर और क्रेडिटर वाला मामला होगा, यानी कि क्रेडिट में पेमेंट या क्रेडिट में रिसीविंग का मामला होगा, तभी बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल आ सकता है। कैश के ट्रांजैक्शंस में नहीं आता। सो अ डॉक्यूमेंट दैट योर कस्टमर फॉर्मली अग्रीज टू पे एट सम फ्यूचर डेट। अच्छा, अभी ये सब क्यों? अभी आपका कोई कस्टमर है, नया कस्टमर है, हाँ, आपको उस पे भरोसा नहीं है,
मतलब आपको पता नहीं ना, आपने उसके साथ कभी डील नहीं किया, तो आपको ऐसा है कि भाई ये पता नहीं पैसे देगा नहीं देगा, तो आप क्या करोगे, बोल दोगे उसे कि ये बिल है, इसके ऊपर साइन कर दो, इसके ऊपर ऐसा ऐसा लिखा है कि आपको इस फ्यूचर डेट तक हमें पैसे देने ही पड़ेंगे। अगर उसके बाद आपने दिए या उस डेट तक आपने पैसे नहीं दिए तो लीगल इश्यूज हो सकते हैं, राइट। जैसे आप उनके ऊपर केस कर सकते हो, तो आपके पास एक एविडेंस हो जाता है, इट इज कॉल्ड प्रूफ। तो उस प्रूफ के लिए हम ये बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल वाला मामला होता है। a document that your customer formally agrees to pay at some future date, that is maturity date, उस डेट पे बिल मेच्योर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट इज बिल्स पेबल। और हाँ, एक और बात, ये बिल्स रिसीवेबल पेबल वाला सिर्फ तब भी नहीं होता है जब आपको भरोसा नहीं है ऐसा। ये दूसरा केस कब होता है इसका, जब बल्क में आप कुछ खरीद रहे हो या बल्क में आप कुछ बेच रहे हो, तब भी। अभी क्या होता है, छोटी मोटी चीजों का ठीक है, पेमेंट हमें मिल भी जाता है, जैसे 1,000 का है चीज, 2,000 का है, वो तो कोई भी पे कर देगा। फिर वो बोलेगा कि मुझे 10,000 50,000 की चीज चाहिए, आप उसको दे दोगे, वो 10,000 50,000 ना भी पे करे। डिफरेंस है ना भैया, 1,000 में, 10,000 में, 50,000 में। तो यही होता है। इसीलिए ऐसे मामलों में भी जब आपका बल्क परचेज या बल्क सेल है, तब भी बिल्स रिसीवेबल और पेबल होता है। और बिजनेस की पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है। तो बिल्स पेबल क्या है, अ डॉक्यूमेंट दैट यू फॉर्मली अग्री टू पे एट सम फ्यूचर डेट। अभी अभी आपका अगर कोई सप्लायर है, कोई डेटर है, उसको भी तो ऐसा हो सकता है कि भाई ये बहुत बल्क वाला है, या आप नए वाले हो, मेरे कस्टमर, तो आपको भी बिल पे ये लिखना पड़ेगा, मतलब बिल पे ये अग्री करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, वो हमें बिल देते हैं, हम उसके ऊपर डेट लिखी होती है कुछ कुछ टाइम बाद की, तब हमें पे करना पड़ेगा, मतलब या उसके अंतर्गत हमें पे करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर हम साइन करते, तो वो हमारा क्या हो गया, बिल्स पेएबल। यानी कि हमने वो बिल्स एक्सेप्ट किया। ड्रॉ किसने किया, डेटर्स, ओके, या सप्लायर्स ने, और वो हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी, एंड दैट इज, बाबूराव है हमारे, राजू है और श्याम है। अब राजू को शाम को पैसे देने थे 10,000, फिर शाम को देने थे बाबूराव को 10,000, ठीक है। तो शाम ने बोला कि तू मेरे को देगा, मैं बाबूराव को फिर दूंगा 10,000। इससे अच्छा एक काम करते हैं कि तू सीधा बाबूराव को 10,000 रुपया दे दे, तो इधर ही काम खत्म हो जाए। तो बस वैसा ही हो गया। दिस वॉज द शॉर्ट स्टोरी एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ एंडोर्समेंट। इसमें क्या हुआ, जहां पर दो ट्रांजैक्शन होने वाले थे, दैट इज राजू देगा शाम को 10,000 रुपए, फिर शाम देगा बाबूराव को 10,000 रुपए। उससे अच्छा शाम ने सीधा दे दिया, अरे सॉरी, राजू ने सीधा दे दिया 10,000 रुपया बाबूराव को, तो शॉर्टकट में खत्म हो गया। वैसे ही एंडोर्समेंट में क्या होता है, राइटिंग ऑफ वन सिग्नेचर ऑन द फेस और बैक ऑफ द बिल, मतलब किसी का हम सिग्नेचर लिख देते हैं, हाँ, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग द टाइटल ऑफ द बिल टू अनदर पर्सन, ठीक है। तो क्या करेगा जो श्याम होगा, वो सिग्नेचर कर देगा उसके ऊपर और नाम लिख देगा कि बाबूराव को ये बिल ट्रांसफर करना है, तो बाबूराव का नाम लिख देगा। तो क्या हो जाएगा फिर, अगर वो बिल का केस है तो फिर शाम, अरे राजू उनको बिल दे देगा, फिर बाबूराव जाएगा बैंक में और फिर बोलेगा कि मेरे को चाहिए पैसे, तो वहां पर नाम देखेंगे वो बाबूराव का है। बिल बिल किसके लिए ड्रॉ किया गया है, बिल किसके लिए था, वो शाम के लिए था, लेकिन वहां पर बाबूराव का नाम देखकर वो समझ कर कि ये एंडोर्समेंट वाला केस है, वो लोग पैसे दे देंगे। तो ये क्या है, एंडोर्समेंट है। आई होप ये एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है इस या किसी भी टर्म में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। फिर नेक्स्ट इज स्टॉक। स्टॉक refers to the goods on hand which is to be sold to customers। अच्छा, अभी जो जैसे मैंने बोला कि बिजनेस करने के लिए हम जो परचेज करते हैं वो गुड्स फिर सेल करते हैं, तो वो जो गुड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं बिजनेस में, ठीक है, जो हम कस्टमर्स को सेल करते हैं, राइट, समझ में आया। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ओके। तो यहाँ पर अभी हम जर्नल एंट्री प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स तो सीख लिए, अब हो उसका हम प्रैक्टिस करेंगे। सारे नहीं कवर करूंगी, थोड़े ही होके थोड़े नेक्स्ट वीडियोस में कवर होते रहेंगे। सो आनंद इज अ ट्रेडर डीलिंग इन टेक्सटाइल्स, ठीक है, टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़े। For the following transactions, past journal entries for the month of January 2018.
तो जनवरी का मंथ है, 2018 ईयर है, और ये रहे ट्रांजैक्शंस। सो कमेंस्ड बिजनेस विद, पहले हम डिस्कस करेंगे थोड़ा क्वेश्चंस, मतलब डिस्कशन तो पॉसिबल नहीं है, बट आई विल tell you something about the questions and then we will start with it. The first one is commenced business with cash rupees 1 lakh, with goods 2 lakh and with buildings 5 lakh. मतलब हर टाइम क्या होता था, मतलब पिछली बार हमने क्या देखा था, सिर्फ कैश से, लेकिन इस बार सिर्फ कैश नहीं, गुड्स भी आ रहा है साथ में, बिल्डिंग भी आ रही है, तो ऐड होगी दो चीजें। फिर नेक्स्ट इज परचेज्ड 20 रेडीमेड शर्ट्स फ्रॉम एक्स एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। ठीक है, हमने शर्ट्स खरीदे एक्स एंड कंपनी के पास से ऑन क्रेडिट। तो ऐसा ट्रांजैक्शन हमने पिछली बार भी देखा था। तो क्रेडिट है मतलब कैश वाला तो नहीं है, यहाँ पे हम पैसे बाद में देने वाले, तो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से एंट्री जाएगी। फिर नेक्स्ट इज एक्सेप्टेड बिल ड्रॉन बाय एक्स एंड कंपनी। सो यहाँ पे ट्विस्ट है कहानी में कि हमने क्रेडिट पर खरीद तो लिए शर्ट्स, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, बिल ड्रॉ कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि हमें 10,000 का बिल लिख के चाहिए, क्या पे करोगे फ्यूचर डेट में। तो हमने वही चीज किया, बाद में बोल दिया, हमने एक्सेप्ट कर दिया कि हम करेंगे। तो फिर जब हमने वो बिल पे साइन कर दिया होगा, तो वो क्या हो गया होगा, हमारा बिल्स पेएबल। तभी एक्सेन कंपनी को हमने जहाँ पर पर्सनल अकाउंट के हिसाब से एंट्री किया होगा, वो एंट्री ट्रांसफर होके बिल्स पेबल के नाम पे आ जाएगा। तो कैसे होगा वो हम एंट्री में देखेंगे। फिर सोल्ड गुड्स टू डी एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, राइट। अभी हम सेल्स कर रहे हैं, ठीक है, और वो भी क्रेडिट पे 10,000 का। ठीक है, सिंपल एंट्री होगा इसका, क्रेडिट वाला। फिर पेड बाय कैश द बिल ड्रॉन बाय एक्सेन कंपनी। अच्छा, अभी हमने बिल्स पेबल था हमारा, हाँ, अभी हमने कैश में पे कर दिया उनको, जो बिल ड्रॉ हुआ था वो बिल का पेमेंट हो गया। ठीक है, तो वो वापस से बिल का जब पेमेंट होता है हम कैश में करते, तो कैश वाली एंट्री आ जाएगी, वो जो एंट्री होगी वो हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट है रिसीव्ड चेक फ्रॉम डी एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट वर्ड जब आए तब समझ लो कि पूरा पैसा नहीं दिया है सामने वाले ने। ठीक है, तो फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिटेड द सेम इन द बैंक। अच्छा, तो कितना रुपया, 9,000, 9,000, राइट। सो फुल सेटलमेंट यहाँ पर क्यों बोला है, क्योंकि जब ट्रांजैक्शन हुआ था सोल्ड गुड्स टू डी एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, तब क्या तय हुआ था कि 10,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन मिल कितने रहे हैं, मिल रहे हैं 9,000। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि दिस इज द केस ऑफ फुल सेटलमेंट, राइट, बिकॉज यहाँ पर हमें जितने थे उतने पूरे पैसे नहीं मिले। तो उस 1,000 का क्या हुआ वो हम देखेंगे जब एंट्री करेंगे तब। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 40,000 वॉज सोल्ड एंड कैश रिसीव रुपीज 50,000। अब कंफ्यूजिंग लग रहा है ना कि रुपीज 40,000 का गुड्स है, हम 50,000 में बेचा तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसका यहाँ पर कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि हमें एंट्री से मतलब है। और यहाँ पर मेन एंट्री क्या है, मेन एंट्री किसकी है, सेल्स एंड कैश रिसीव। ठीक है, इन शॉर्ट एक कैश सेल की एंट्री है। हमारा 40,000 से कोई लेना देना नहीं है, वो जब परचेज किया होगा तब आ ही गया होगा। तो अभी अभी जो मेन चीज क्या है, वो क्या है, सेल्स का है। तो सेल किया हमने 50,000 का कैश में, तो कैश वाला एंट्री आएगा। फिर बिल्डिंग परचेज फ्रॉम कुमार एंड कंपनी एंड एन एडवांस ऑफ रुपीज 20,000 इज गिवन इन कैश। हमने बिल्डिंग परचेज की है 1 लाख की, 20,000 का कैश हमने एडवांस में दे दिया। तो ये एंट्री है और इसके सोल्यूशन की तरफ हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात बता दूं कि दिस टाइम आई जस्ट डोंट वांट द एंट्रीज, बट आई आल्सो वांट योर टर्न थिंग। मतलब दिस टाइम I want you guys to frame an entry and write it in the comment section with answer or without answer, whatever you can. अगर आपको आंसर आ रहा है तो that's well and good. If not, then I am there to answer in the next video. I will try to answer as many questions I can. So please do come up with your questions, and I will be eager to answer those. So this exercise will motivate you. और जब आप क्वेश्चंस खुद फ्रेम करने लगो, तो इट इज अ साइन दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, राइट। और अगर आपको आंसर्स नहीं आए तो आई एम देयर ऑब्वियसली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जर्नल एंट्री प्रैक्टिस, फर्स्ट 4 सम्स। सो कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो कैश अंदर आ रहा है, गुड्स अंदर आ रहा है और बिल्डिंग्स अंदर आ रहा है। तो ये सब क्या है, हमारे असेट्स है। सो असेट के हिसाब से
रियल अकाउंट वाला रूल क्या लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश गुड्स और बिल्डिंग अंदर आ रहा है तो सारे डेबिट हो जाएंगे टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट क्योंकि ऐसे ही अंदर नहीं आ रहे, कोई ला रहा है। गिवर कौन है, गिवर है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कौन सा है, जिसको हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो टू कैपिटल अकाउंट, राइट। सो दिस वाज द एंट्री। नेक्स्ट क्या है, परचेज 20 रेडीमेड शर्ट्स फ्रॉम एक्स एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। तो ये परचेज वाला केस है, परचेज ऑन क्रेडिट। तो जब हम परचेज करते हैं तो परचेज यानी कि क्या हुआ, हमारा खर्चा हुआ, राइट। हमने खर्चा किया तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से रूल क्या लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, राइट। सो परचेज अकाउंट होगा डेबिट। अभी परचेज हमने किया किस पे किया, क्रेडिट पे किया। क्रेडिट यानी कि हम पेमेंट बाद में करेंगे, तो जब पेमेंट करेंगे तब हम कैश की एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हमने पेमेंट नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, परचेज हमने किसके पास से किया है, एक्सेंट कंपनी के पास से किया है कि नहीं, यस। तो एक्सेंट कंपनी अकाउंट क्या है हमारे लिए, गिवर है कि नहीं, राइट। तो पर्सनल अकाउंट वाला रूल आएगा क्योंकि वो आर्टिफिशियल कंपनी है, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन है, सॉरी, इसीलिए। तो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये जो है वो है गिवर है। सो एंट्री आएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्सेंट कंपनी अकाउंट, सिंपल। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा बिल, एक्सेप्टेड बिल ड्रॉन बाय एक्सेंट कंपनी ₹10,000। अभी परचेज तो हमने कर दिया, क्रेडिट पे किया, हाँ, फिर उन्होंने बिल भी ड्रॉ किया हमारे लिए और हमने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि क्या होगा, ये हमारा बिल पेएबल, क्योंकि हमें उनको पे करना है। हाँ, तो कितने रुपए है, 10,000 रुपए का बिल पेएबल है। पर अभी हमने एंट्री तब पास कर ली थी, तब हमने एक्सन कंपनी को क्रेडिट कर लिया था जब हमने एंट्री पास की थी, और अब हम उनको डेबिट कर देंगे, क्योंकि जब बिल पेबल वाली एंट्री पास होगी तो ये बिल पेबल क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होगा ना। ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट किसके लिए है, ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है क्योंकि ये एक्सन कंपनी को हमें बिल पे करना है, मतलब वो उतने 10,000 रुपए देने हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर हमें एक्सन कंपनी वाले अकाउंट की क्या जरूरत है, क्योंकि हम वो बिल पेबल में रिप्रेजेंट कर ही रहे। तो इसीलिए जो गिवर था उसको हम रिवर्स करेंगे, अभी रिसीवर बना देंगे, क्योंकि उन्होंने हमें बिल तो दे दिया ना, तो हम उनको पैसे मतलब उनके लिए तो बिल रिसीवेबल हो जाएगा ना, इसीलिए एक्सन कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ उसके बदले रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो वो रिसीवर हो जाएंगे उस हिसाब से। या तो फिर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये समझ लो कि हम वो एंट्री रिवर्स करेंगे और एक्सन कंपनी अकाउंट डेबिट कर लेंगे जो क्रेडिट था टू बिल्स पेएबल अकाउंट। क्यों, क्योंकि एक्सेंट कंपनी अकाउंट के जगह हम बिल्स पेबल डालेंगे, क्योंकि हम अभी उन्हें बिल दिया है, हमने उन्हें बिल दिया है और हमने बोला है कि हम पे करेंगे बाद में, और वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है जो ये बता रहा है कि ये हमें पे करना है। ठीक है, समझ में आई बात। तो पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्या आएगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बिल्स पेबल में हम क्या बता रहे हैं कि हम उन्हें देने वाले, वी आर द गिवर। सो टू बिल्स पेबल अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट इधर लगेगा, राइट। प्रैक्टिस करेंगे तो ये इतना सब कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, आपको इजीली एंट्रीज आती रहेगी। फिर नेक्स्ट है हमारा, अच्छा, हाँ, ये मेम तो मैं भूल ही गई, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हाँ, ये रीजन क्या हुआ, हमने क्यों ये बिल्स वाला कारण हुआ, मतलब बिल्स पेमेंट रिसीविंग वो सब, बिल क्यों ड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि पूरा भरोसा तो होता नहीं है, बल्क में होता है, नहीं होता है, इसलिए हम ये बोलते हैं कि बिल्स वाला मामला ही सही रहेगा। ऐसे राजू के जैसे भरोसा कर देंगे राजू पर, तो फिर उसका क्या हुआ था ये पिक्चर देखेंगे तो पता चल ही जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू डी एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। अभी हमने सेल किया है डी एंड कंपनी को ऑन क्रेडिट, तो जब हम सेल करेंगे ऑन क्रेडिट तो क्या हो जाएगा, जब हम सेल कर रहे हैं तो हम किसी को कुछ दे रहे हैं ऑन क्रेडिट, मतलब अभी तक हमें कैश नहीं मिला है, तो गुड्स किसको दे रहे हैं हम लोग, डी एंड कंपनी को, तो डेबिट द रिसीवर, डी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स हमारी इनकम जनरेट करता है, सो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। समझ में आया, गुड। नेक्स्ट, सो
नेक्स्ट इज पेड बाय कैश द बिल ड्रॉन बाय एक्सेंट कंपनी। ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि एक्सेंट कंपनी बिल ड्रॉ किया था और हमने एक्सेप्ट कर लिया था, तो वो हो गया था हमारा बिल्स पेबल। ठीक है, तो अभी हमने वो पे किया है। कितना पे किया? 10,000, जो हमने बिल एक्सेप्ट किया था तब, वो अभी हम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो जब एक्सेप्ट किया था तो एंट्री क्या की थी? एक्सेंट कंपनी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, राइट? ये हमारी एंट्री हुई थी। तो अब क्या होगी जब हम पे करेंगे तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। हम कैश अकाउंट क्रेडिट की होगा, जो इजी है वो पहले समझ के लेते हैं। क्योंकि कैश हमने पे किया, कैश क्या हमारा असेट, असेट जब बाहर जाएगा तो क्रेडिट वाला रूल लगेगा रियल अकाउंट के हिसाब से, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अब बिल्स पेबल हमने डेबिट क्यों कर दिया? क्योंकि तब हमने बिल्स पेबल क्रेडिट इसलिए किया था क्योंकि वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट था, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम उनको पैसे देने वाला है। तो अब उनको पैसे मिल गए ना, तो अभी हम वो वापस से डेबिट कर देंगे वो अकाउंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो 10,000 उस अकाउंट में ऐड हुए हैं वो वापस से माइनस हो जाएंगे, राइट? तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सेंट कंपनी ने वो पैसा रिसीव कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है received check from D and company in full settlement and deposited the same in the bank। ठीक है, तो जो चेक है हमको डी एंड कंपनी से मिला है 9,000 का, और वो हमने बैंक में सेम सबमिट भी कर दिया, मतलब डिपॉजिट कर दिया है, सॉरी। तो उसका एंट्री क्या होगा? हमने जब वो सेल किया था तब हमारे हमें कितने में सेल किया था हमने? 10,000 में, लेकिन अब हमें मिल रहा है कितने? 9,000। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें पैसे मिले हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, और बैंक इज सेम एज कैश, मतलब रूल असेट के हिसाब से। ठीक है, तो 9,000 हम इसलिए डेबिट कर देंगे। फिर डिस्काउंट अकाउंट 1,000। अभी वो 1,000 कहाँ गए, उसका क्या हुआ, वो भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तब वो वैसे भी हमें पेमेंट देने नहीं वाले 1,000 का, तो इससे बेहतर है कि हम उनको डिस्काउंट दे दें। ठीक है, तो हमने उनको डिस्काउंट दे दिया 1,000 का। तो ये डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि डिस्काउंट क्या हमारा भी खर्चा हो गया ना भाई, 1,000 ऐसे ही थोड़ी ना, मतलब खर्चा ही हो गया हमारा, या तो फिर आप नुकसान कह दो। तो उस हिसाब से नॉर्मल अकाउंट का रूल लग जाएगा। डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस टू डी एंड कंपनी। डी एंड कंपनी अकाउंट क्या हो गया? अभी हमने क्रेडिट पे सेल किया था, तो तब हमने क्रेडिट पे सेल करने के हिसाब से उस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया था, क्योंकि हम डेबिट द रिसीवर लगाया था, पर्सनल अकाउंट का रूल, क्योंकि वो गुड्स रिसीव कर रहे थे। अब उन्होंने हमें कैश दे दी, तो उन्होंने कैश दे दी तो वो क्या हो गया? गिवर हो गए ना। तो इसीलिए क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से यहाँ पे हमने उनको क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज गुड कॉस्टिंग ₹40,000 was sold and cash ₹50,000 received। ठीक है, सिंपल है, कैश रिसीव किया है तो कैश अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन 50,000 टू सेल्स। सेल्स हमारा क्या? इनकम जनरेट कर रहा है, अगेन इनकम जनरेट कर रहा है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सिंपल है। फिर बिल्डिंग परचेज फ्रॉम कुमार एंड कंपनी एंड एन एडवांस ऑफ ₹20,000 इज गिवन इन कैश। अच्छा, अभी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 1 लाख असेट है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, फिर टू कैश क्योंकि हमने 20,000 रुपए उनको तब के तब एडवांस में दे दिए। टू कुमार एंड कंपनी अकाउंट 80,000 जो बाकी के बचे। ठीक है, अभी वो कौन है? कुमार एंड कंपनी पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन के हिसाब से क्रेडिट वाला रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो क्रेडिट वाले रूल के हिसाब से उन्होंने हमें बिल्डिंग दी, जिनके पैसे हम उनको बाद में देंगे, तो अभी वो क्या है हमारे लिए? गिवर है, टू कुमार एंड कंपनी अकाउंट। ठीक है, और जब वो हमें जब हम उन्हें पैसे दे देंगे, तब वो वो रिसीवर हो जाएंगे पैसों की, तो तब वो उनका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, राइट? सो ये था पूरा जर्नल एंट्री प्रैक्टिस, एंड नाउ इट इज योर टर्न। ओके, सो नाउ इट इज योर टर्न। अब यू हैव टू फ्रेम एन एंट्री। आई होप दैट आप यूनिक एंट्री फ्रेम करें जो इन सारे एग्जाम्पल से अलग हो, and ask me, or you give the solution itself, no problem. Okay, so this was it, and I hope you like the video, and if you like, then please do like, hit the like button,
देन सब्सक्राइब, वो तो करना ही है, एंड शेयर यार, प्लीज शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन. ओके, थैंक यू.